जय हिंद साथियों, स्वागत है एक बार फिर से आप सभी का शिक्षा संकल्प के इस ऑनलाइन यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर। कैसे हैं आप सभी दोस्त? आशा करते हैं कि आप लोग बहुत ही अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे। आप सभी जानते हैं डेली सुबह 11:30 बजे सामान्य ज्ञान की स्पेशल क्लास होती है जो कि बीएड एंट्रेंस एग्जाम 2026 के लिए महत्वपूर्ण है। आप किसी भी स्टेट से हैं, उस स्टेट की बीएड प्रवेश परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं, इस क्लास को सुबह 11:30 बजे करना बिल्कुल मत भूलिएगा। यहाँ पर दोस्तों सेलेक्टेड क्वेश्चन ही कवर किए जा रहे हैं जो परीक्षा की दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण है। तो आइए शुरुआत करते हैं आज के इस स्पेशल क्लास की। यहाँ पर प्रश्नों की संख्या कितनी है भाई? 50 है, ठीक है। और लास्ट में आपको बताना है कि आपने कितने सवालों को बिल्कुल सही किया है। चलिए शुरुआत करते हैं। और पहला क्वेश्चन देखिए स्क्रीन पर लग चुका है, ध्यान से आप लोग क्वेश्चंस को रीड करिएगा और आंसर दीजिएगा। पहला सवाल है, निम्नलिखित में से किस अधिनियम के द्वारा भारत में पहली बार केंद्रीय विषयों और प्रांतीय विषयों के बीच स्पष्ट रूप से शक्तियों का पृथक्करण किया गया था? क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का यहाँ पर सभी साथी उत्तर दे सकते हो और राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा बता सकते हो। निम्नलिखित में से जो है किस अधिनियम के द्वारा भारत में पहली बार केंद्रीय विषयों और प्रांतीय विषयों के बीच स्पष्ट रूप से शक्तियों का पृथक्करण किया गया था? तो यहाँ पर जो लोग जा रहे हैं 1935 का भारत सरकार अधिनियम, वो बिल्कुल यहाँ पर राइट हो जाएंगे। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। साथियों आप लोग याद रखें 1935 का भारत सरकार अधिनियम में जो है पहली बार संघीय, प्रांतीय और समवर्ती सूचियों के माध्यम से शक्तियों का स्पष्ट विभाजन किया गया था, ठीक है। तो यहाँ पर जो लोग जा रहे हैं ऑप्शन नंबर सी पर, वे बिल्कुल यहाँ पर करेक्ट हो जाएंगे। दूसरा क्वेश्चन देखिएगा, इलाहाबाद स्तंभ लेख जिसे जो है प्रयाग प्रशस्ति भी कहा जाता है, इसमें गुप्त सम्राट समुद्रगुप्त की विजयों का विस्तृत वर्णन निम्नलिखित में से किस लेखक के द्वारा किया गया था? बताइएगा। क्वेश्चन नंबर सेकंड का उत्तर आप लोग करें। और ये क्वेश्चन हमने जो है डिस्कस भी किया है पिछली क्लासेस में, आप लोग बता सकते हैं। चलिए, इलाहाबाद स्तंभ लेख जिसे प्रयाग प्रशस्ति भी कहा जाता है, उसमें गुप्त सम्राट समुद्रगुप्त की विजयों का विस्तृत वर्णन निम्नलिखित में से जो है किस लेखक के द्वारा किया गया है? हरिशेन के द्वारा किया गया है। याद रखिएगा ऑप्शन नंबर बी आपका यहाँ पर बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। यानी साथियों जो इलाहाबाद का स्तंभ लेख है, इसे जो है प्रयाग प्रशस्ति के नाम से जाना जाता है। और आप जानते होंगे प्रयाग प्रशस्ति में जो है समुद्रगुप्त के विजयों का उल्लेख किया गया है। किसके द्वारा ये उल्लेख किया गया है? हरिशेन के द्वारा किया गया है। ऑप्शन नंबर बी आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। और समुद्रगुप्त के बारे में ये भी आप लोग ध्यान रखें, इसे जो है भारत का नेपोलियन भी कहा जाता है। ये भी सवाल पेपर में बन चुका है। सवाल नंबर तीसरा है, निम्नलिखित प्रमुख नदियों में से जो है कौन सी नदी भारत में जो है पश्चिम दिशा की ओर बहते हुए अंततः अरब सागर में गिरती है? क्वेश्चन नंबर थर्ड का उत्तर आप लोग दीजिए। गोदावरी, नर्मदा, महानदी, कृष्णा। क्वेश्चन नंबर थर्ड का राइट आंसर क्या हो जाएगा? सभी दोस्त यहां पर आंसर देने का प्रयास करिएगा। चलिए, यहाँ पर जो भी साथी जा रहे हैं ऑप्शन नंबर सेकंड नर्मदा पर, वो बिल्कुल राइट हो जाएंगे। ऑप्शन नंबर बी आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। साथियों नर्मदा नदी कहाँ से निकलती है? अमरकंटक से निकलती है। कहाँ से साथियों? अमरकंटक से जो है ये नदी निकलती है। ऑप्शन नंबर बी आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। और ये नदी साथियों पश्चिम दिशा की ओर बहते हुए अंततः अरब सागर में जाकर गिरती है। कहाँ पर साथियों? अरब सागर में जाकर गिरती है, ठीक है। तो यहाँ पर जो लोग जा रहे हैं बी ऑप्शन पर, ये बिल्कुल यहाँ पर राइट हो जाएंगे, ठीक है। किस दिशा की ओर बहती है? पश्चिम दिशा की ओर। ये भी पॉइंट याद रखें। कहाँ से निकलती है? अमरकंटक से। अगला सवाल ये रहा, भारतीय संविधान में समवर्ती सूची की अवधारणा निम्नलिखित में से किस देश के संविधान से ग्रहण की गई है? इंपॉर्टेंट सवाल है, सभी लोग उत्तर दीजिएगा। कनाडा के संविधान से, ऑस्ट्रेलिया के संविधान से, आयरलैंड, ब्रिटेन। 4 ऑप्शंस आपके सामने दिए गए हैं। आप सभी दोस्त यहां पर उत्तर देने का प्रयास कर सकते हो। चलिएगा, समवर्ती सूची की अवधारणा जो है किस देश के संविधान से ली गई है? यहाँ पर सभी दोस्त उत्तर दीजिएगा। जो लोग जा रहे हैं ऑस्ट्रेलिया पर ऑप्शन नंबर बी पर, वो बिल्कुल यहाँ पर राइट हो जाएंगे। ऑप्शन नंबर बी आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। सवाल नंबर 5वां स्क्रीन पर है, ध्यान से देखिएगा और आंसर दीजिएगा। 1793 ईस्वी में लागू की गई अस्थायी बंदोबस्त व्यवस्था के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन जो है इसमें आपका सही है? 4 ऑप्शंस आपके सामने यहाँ पर दिए गए हैं, आप लोग उत्तर दीजिएगा। इसे बंगाल क्षेत्र में लागू किया गया था। इसमें किसानों की
इसमें किसानों को जो है भूमि का स्वामित्व प्राप्त नहीं था। इसमें जमींदारों को राजस्व वसूली का मध्यस्थ बनाया गया था। और ऑप्शन डी दिया है साथियों, उपर्युक्त सभी। तो आप लोग आंसर कर सकते हो 1793 ईस्वी में लागू की गई अस्थायी बंदोबस्त व्यवस्था के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन जो है सही है। तो आप देखेंगे साथियों यहाँ पर आपका पहला ऑप्शन भी सही है, यानी इसे बंगाल क्षेत्र में लागू किया गया था। बिल्कुल बात सही है। इसमें साथियों किसानों को भूमि का स्वामित्व प्राप्त नहीं था। और ऑप्शन सी है आपका यहाँ पर, इसमें जमींदारों को राजस्व वसूली का मध्यस्थ बनाया गया था। ये साथियों आपके तीनों ऑप्शन बिल्कुल राइट हैं। आपका जो डी ऑप्शन उपयुक्त सभी है, ये बिल्कुल आपका करेक्ट आंसर होगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 6 है, पृथ्वी के वायुमंडल की परत ट्रोपोस्फियर के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन यहाँ पर सही माना जाएगा। सवाल नंबर 6 का आप लोग उत्तर यहाँ पर कर सकते हैं। राइट आंसर क्या हो जाएगा बता सकते हैं। चलिएगा, सही उत्तर क्या हो जाएगा इस क्वेश्चन का आप लोग आंसर करें। यह वायुमंडल की सबसे ऊपरी परत है। अधिकांश मौसम संबंधी घटनाएं इसी परत में होती हैं। ओजोन परत जो है इसी में पाई जाती है। यह लगभग जो है 1000 किलोमीटर तक फैली हुई है। बताएं सवाल नंबर 6 का यहाँ पर उत्तर क्या हो जाएगा। सभी दोस्त आंसर करें, ये इंपॉर्टेंट सवाल है साथियों। ट्रोपोस्फियर याद रखिएगा, इसे हिंदी में क्या बोलते हैं भाई, इसे बोलते हैं क्षोभ मंडल बोला जाता है। क्या भाई, क्षोभ मंडल बोला जाता है। और आप जानते होंगे जो वायुमंडल की सबसे निचली परत होती है क्षोभ मंडल होती है। ठीक है, इसमें साथियों अधिकांश मौसम संबंधी घटनाएं इसी परत में जो है होती हैं। आपका बी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। जैसे बादल, वर्षा, तूफान, ये जो मौसम की घटनाएं होती हैं दोस्तों, ये आप देखेंगे ट्रोपोस्फियर यानी क्षोभ मंडल में ही घटित होती हैं। तो यहाँ पर जो लोग जा रहे हैं बी ऑप्शन पर, वो बिल्कुल राइट हो जाएंगे। और यहाँ पर दिया ऑप्शन नंबर सी, ओजोन परत इसी परत में पाई जाती है। जी नहीं, ओजोन परत साथियों ये आपका जो है समताप मंडल में पाई जाती है। किसमें, समताप मंडल में पाई जाती है। तो इन सारे पॉइंट्स को आप लोग याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। सवाल नंबर 7 है, भारतीय संविधान के निम्नलिखित अनुच्छेदों में से जो है किस अनुच्छेद के अंतर्गत नागरिकों को संवैधानिक उपचार का अधिकार प्रदान किया गया है। सवाल नंबर 7 का उत्तर बताइए आप लोग। और लाइक की संख्या भी बढ़ाते हुए चलिएगा आप लोग भाई। ठीक है, बहुत मेहनत के साथ इस कंटेंट को तैयार किया जाता है आपके लिए। सवाल नंबर 7 का आंसर बताएं। चलिए, तो जो लोग यहाँ पर जा रहे हैं अनुच्छेद 32 पर, वो बिल्कुल राइट हो जाएंगे। आप जानते होंगे साथियों अनुच्छेद 32 के अंतर्गत क्या रखा गया है, संवैधानिक उपचारों का अधिकार। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। और याद रखें दोस्तों, अनुच्छेद 32 को ही डॉक्टर BR अम्बेडकर के द्वारा संविधान की आत्मा कहा गया है। ठीक है, क्या, संविधान की आत्मा, हृदय अथवा आत्मा जो है अनुच्छेद 32 को कहा गया है। किसके द्वारा, डॉक्टर BR अम्बेडकर के द्वारा। तो यहाँ पर जो लोग जा रहे हैं बी ऑप्शन पर, वो बिल्कुल यहाँ पर राइट हो जाएंगे। सवाल नंबर 8 है, कंप्यूटर प्रणाली में प्रयुक्त ALU यानी अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट का मुख्य कार्य निम्नलिखित में से क्या होता है। डेटा को संग्रहण करना, गणितीय और तार्किक क्रियाएं करना, डेटा को इनपुट करना, डेटा को प्रिंट करना। आप जानते होंगे साथियों कंप्यूटर से भी सवाल पेपर में बनते हैं। सवाल नंबर 8 का यहाँ पर उत्तर आप लोग दे सकते हैं। कंप्यूटर प्रणाली में प्रयुक्त ALU यानी अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट का मुख्य कार्य निम्नलिखित में से क्या होता है। तो यहाँ पर जो लोग जा रहे हैं गणितीय और तार्किक क्रियाएं करना, वो बिल्कुल यहाँ पर राइट हो जाएंगे। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। साथियों ALU जो है, ध्यान रखिएगा, ALU जो है CPU का महत्वपूर्ण भाग होता है। और यह जो है गणितीय क्रियाएं जैसे जोड़, घटाव, ये सारी चीज़ जो है ये करता है। ठीक है, तो यहाँ पर जो लोग बी ऑप्शन पर जा रहे हैं बिल्कुल राइट हो जाएंगे। अगला सवाल, स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है और मैं इसे लेकर रहूंगा, यह प्रसिद्ध कथन निम्नलिखित में से किस महान नेता के द्वारा दिया गया था। क्वेश्चन नंबर 9 का आप लोग यहाँ पर आंसर कर सकते हो। सही आंसर क्या है बताएं। महात्मा गांधी के द्वारा, बाल गंगाधर तिलक, गोपाल कृष्ण गोखले, लाला लाजपत राय। सवाल नंबर 9 का उत्तर आप लोग बताएं। स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है और इसे मैं लेकर रहूंगा। तो जो लोग यहाँ पर जा रहे हैं बाल गंगाधर तिलक ऑप्शन नंबर 2 पर, वो बिल्कुल यहाँ पर राइट हो जाएंगे। और इन्हें साथियों लोकमान्य तिलक भी कहा जाता है। क्या भाई, लोकमान्य तिलक भी कहा जाता है बाल गंगाधर तिलक को। ठीक है भाई, तो जो लोग यहाँ पर बी ऑप्शन पर गए हैं वो बिल्कुल राइट हो जाएगा उनका आंसर। ठीक है, अगला सवाल ये देखिएगा, भारत में लौह अयस्क के उत्पादन की दृष्टि से निम्नलिखित में से कौन सा राज्य सबसे बड़ा उत्पादक माना जाता है। बताइए।
सवाल नंबर 10 का उत्तर बताएं आप लोग। भारत में लौह अयस्क के उत्पादन की दृष्टि से निम्नलिखित में से कौन सा राज्य सबसे बड़ा उत्पादक माना जाता है? झारखंड है, उड़ीसा है, छत्तीसगढ़ है और आपका दिया है कर्नाटक। सवाल नंबर 10 का राइट आंसर क्या है, यहाँ पर आप लोग उत्तर कर सकते हैं। जो लोग यहाँ पर जा रहे हैं उड़ीसा ऑप्शन नंबर बी पर, वो बिल्कुल यहाँ पर राइट हो जाएंगे। ठीक है, बी ऑप्शन आपका करेक्ट है। अगला सवाल, भारतीय संविधान में प्रदत्त निम्नलिखित अधिकारों में से कौन सा अधिकार वर्तमान समय में मौलिक अधिकार के रूप में शामिल नहीं है? क्वेश्चन नंबर 11 का आंसर बताएं। समानता का अधिकार, संपत्ति का अधिकार, स्वतंत्रता का अधिकार, संवैधानिक उपचारों का अधिकार। बताएं कौन सा ऐसा अधिकार है साथियों जो वर्तमान समय में मौलिक अधिकार में शामिल नहीं है? यहां पर सही आंसर क्या है आप लोग बता सकते हो। चलिए, तो जो लोग यहाँ पर जा रहे हैं भाई ऑप्शन नंबर सेकंड पर संपत्ति के अधिकार पर, वो बिल्कुल राइट हो जाएंगे। आप जानते होंगे साथियों मौलिक अधिकार की संख्या कितनी है? 6 मौलिक अधिकार हैं और 12 से 35 यानी अनुच्छेद 12 से 35 में इसका उल्लेख मिलता है। ठीक है, तो साथियों पहले क्या था, पहले 7 मौलिक अधिकार हुआ करते थे। 7वां मौलिक अधिकार कौन सा था? संपत्ति का अधिकार। इसे भी मौलिक अधिकार जो है माना जाता था, लेकिन साथियों अब जो है इसे मौलिक अधिकार की श्रेणी से जो है हटा दिया गया है। ठीक है, इसे अनुच्छेद 300A के तहत रख दिया गया है और इसे कानूनी अधिकार बना दिया गया है। ठीक है, ये भी पॉइंट याद रखिएगा। अच्छा, किस संविधान संशोधन के द्वारा इसे हटाया गया था? 44वां संविधान संशोधन 1978 के द्वारा जो है इसे हटाया गया था। ठीक है, तो याद रखें, बस आपको इतना सा ध्यान रखना है कि संपत्ति का अधिकार जो है ये आपका मौलिक अधिकार के अंतर्गत नहीं आता है। आपका बी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, ये आपका कानूनी अधिकार के अंतर्गत आता है। ध्यान रखें। अगला सवाल देखें, क्वेश्चन नंबर 12 है। कंप्यूटर मेमोरी मापन की इकाई के अनुसार 1 KB यानी 1 किलो बाइट में निम्नलिखित में से कितने बाइट होते हैं? सवाल नंबर 12 का आप लोग यहाँ पर उत्तर दीजिएगा। चलिएगा, सभी दोस्त यहाँ पर आंसर देने का प्रयास करें। आपका सही आंसर क्या हो जाएगा बताएं। चलिए, ये भी इंपॉर्टेंट सवाल है साथियों, परीक्षा में पूछा जाता है। तो देखिएगा, 1 KB बराबर अगर आपसे पूछा जाए, 1 KB बराबर क्या होता है भाई? 1 KB बराबर जो है 1024 बाइट होता है। कितना? 1024 बाइट होता है। ठीक है, और 1 MB बराबर क्या होता है भाई? आप जानते होंगे 1 MB बराबर होता है 1024 KB। ठीक है, 1024 KB। ठीक है, अगर आपसे पूछा जाए कि 1 GB बराबर कितना होता है, आप जानते होंगे साथियों 1 GB बराबर कितना होता है? 1 GB बराबर होता है 1024 MB। ठीक है, ये सारे पॉइंट्स हैं, इनको भी आप लोग ध्यान रखें, कंप्यूटर से पेपर में सवाल बनता है। तो यहाँ पर आपसे पूछा है 1 किलो बाइट यानी 1 KB निम्नलिखित में से कितने बाइट के बराबर होता है? तो जो लोग जा रहे हैं 1024 बाइट पर, वो बिल्कुल राइट हो जाएंगे। ऑप्शन नंबर बी आपका बिल्कुल सही आंसर है। चौरी चौरा कांड की घटना के बाद महात्मा गांधी ने निम्नलिखित में से कौन सा राष्ट्रीय आंदोलन वापस लिया था? सवाल नंबर 13 का उत्तर बताएं। चलिए, सही उत्तर क्या हो जाएगा सभी दोस्त बताएं यहाँ पर। तो चौरी चौरा की घटना साथियों कब हुई थी? 1922 में। आप जानते होंगे भाई 1922 में ये घटना घटित हुई थी। ठीक है, तो कौन सा आंदोलन वापस लिया गया था? तो वो था आपका साथियों असहयोग आंदोलन। ऑप्शन नंबर ए जो है बिल्कुल आपका यहाँ पर सही आंसर हो जाएगा। अगला सवाल देखें, ये रहा। पृथ्वी की भूमध्य रेखा पर सामान्य परिस्थितियों में दिन और रात की अवधि किस प्रकार होती है? सवाल नंबर 14 का उत्तर बताएं। दिन बड़ा होता है, रात बड़ी होती है, दोनों बराबर होते हैं, बदलती रहती है। सवाल नंबर 14 का उत्तर आप लोग यहाँ पर बता सकते हो। राइट आंसर क्या है? पृथ्वी की भूमध्य रेखा पर सामान्य परिस्थितियों में दिन और रात की अवधि कितनी होती है? यहाँ पर आपके सामने 4 ऑप्शंस दिए गए हैं, आप सभी दोस्त उत्तर कर सकते हो। जो लोग यहाँ पर बता रहे हैं दोनों बराबर होते हैं, यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। साथियों, भूमध्य रेखा पर जो है दिन और रात लगभग बराबर होते हैं। ठीक है, ध्यान रखें, आपका जो सी ऑप्शन दिया है वो बिल्कुल आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, भूमध्य रेखा आप जानते होंगे साथियों, ये क्या है? आपकी भूमध्य रेखा है यानी इक्वेटर है। ठीक है, अगला सवाल देखें। भारत के राष्ट्रपति के निर्वाचन में सांसदों और विधायकों के मतों का मूल्य मुख्यतः निम्नलिखित में से किस आधार पर निर्धारित किया जाता है? सांसदों की संख्या पर, राज्यों की जनसंख्या पर, विधानसभाओं की सीटों पर, मंत्रिपरिषद की सिफारिश पर। सवाल नंबर 15 आपके स्क्रीन पर दिया है, उत्तर बताएं। भारत के राष्ट्रपति के निर्वाचन में
सांसदों और विधायकों के मतों का मूल्य मुख्यतः जो है निम्नलिखित में से किस आधार पर निर्धारित किया जाता है? तो जो लोग जा रहे हैं राज्यों की जनसंख्या पर, ऑप्शन नंबर बी पर, वो बिल्कुल यहाँ पर राइट हो जाएंगे। ऑप्शन नंबर बी आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर है। यहाँ पर आपके सामने दिया क्वेश्चन नंबर 16, निम्नलिखित में से कौन सा एक जो है इंटरनेट पर जानकारी खोजने के लिए प्रयुक्त प्रसिद्ध सर्च इंजन है? बताइएगा, कोई भी चीज़ सर्च करने के लिए किसका प्रयोग आप करते हैं? क्वेश्चन नंबर 16 का आप लोग उत्तर बताएं। ये सवाल साथियों इंपॉर्टेंट है, पूछा गया है गूगल, विंडोज, लिनक्स और आपका दिया है एक्सेल। सवाल नंबर 16 का उत्तर बताइएगा। चलिए, तो आप जानते होंगे साथियों गूगल जो है विश्व का सबसे लोकप्रिय सर्च इंजन है। ठीक है, यहाँ पर आपका ए ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, जो लोग ए विकल्प पर गए हैं। इतिहास में प्रसिद्ध प्लासी का युद्ध जो कि 1757 में हुआ था, निम्नलिखित में से किन के बीच लड़ा गया था? सवाल नंबर 17 का उत्तर आप लोग यहाँ पर कर सकते हैं। राइट आंसर क्या है बताएं। चलिए, सही उत्तर क्या हो जाएगा? अंग्रेज और मराठा, अंग्रेज और सिराजुद्दौला। 4 ऑप्शंस आपके सामने दिए गए, यहाँ पर आप लोग बता सकते हैं। जो लोग यहाँ पर भाई जा रहे हैं ऑप्शन नंबर अंग्रेज और सिराजुद्दौला पर, ऑप्शन नंबर बी पर, वो बिल्कुल राइट हो जाएंगे। ऑप्शन नंबर बी आपका बिल्कुल यहाँ पर राइट आंसर होगा। सवाल नंबर 18 इसका उत्तर आप लोग करें। भारत के प्रमुख कोयला उत्पादक क्षेत्रों में निम्नलिखित में से कौन सा क्षेत्र प्रमुख माना जाता है? रानीगंज है, कच्छ है, मालवा है, कोंकण है। 4 ऑप्शंस आपके सामने दिए गए हैं, आप प्रयास करें उत्तर देने के लिए। आपका सही आंसर क्या हो जाएगा बताएं। चलिए, इंपॉर्टेंट सवाल है, आपको पता होना चाहिए। अगर आप साथियों यहाँ पर देखेंगे ऑप्शन के अकॉर्डिंग, तो जो लोग यहाँ पर जा रहे हैं रानीगंज पर, वो बिल्कुल राइट हो जाएंगे। और ये कहाँ पर दोस्तों है? ये आपका पश्चिम बंगाल में है। रानीगंज कहाँ पर है? पश्चिम बंगाल में है। तो भारत के प्रमुख कोयला उत्पादक क्षेत्रों में से निम्नलिखित में से कौन सा क्षेत्र प्रमुख माना जाता है? तो वो है रानीगंज। कहाँ पर है? पश्चिम बंगाल पर। ए ऑप्शन जो आपका दिया है बिल्कुल सही आंसर दिया है। अगला सवाल, भारतीय संसद के उच्च सदन राज्यसभा को निम्नलिखित में से किस कारण भंग नहीं किया जा सकता है? सवाल नंबर आपके सामने दिया गया है, यहाँ पर आप लोग आंसर दें। सवाल नंबर 19 का उत्तर बताएं आप लोग। चलिएगा, सवाल नंबर 19 का उत्तर बताएं। भारतीय संसद के उच्च सदन राज्यसभा को निम्नलिखित में से किस कारण भंग नहीं किया जा सकता है? तो आप जानते होंगे साथियों राज्यसभा जो है संसद का उच्च सदन है और इसे जो है कभी भंग नहीं किया जा सकता। क्यों? क्योंकि यह जो है एक अस्थाई सदन होता है। आपका जो ए ऑप्शन दिया है बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। और राज्यसभा के सदस्यों का जो कार्यकाल होता है दोस्तों 6 वर्षों का होता है। कितने वर्षों का? 6 वर्षों का होता है। सवाल नंबर 20 है, कंप्यूटर प्रणाली में जो है रोम यानी रीड ओनली मेमोरी, रोम का फुल फॉर्म क्या होता है? याद रखें, रोम का जो फुल फॉर्म होता है वो होता है रीड ओनली मेमोरी। का मुख्य कार्य निम्नलिखित में से जो है क्या होता है बताएं। अस्थायी डेटा संग्रहण करना, अस्थायी डेटा संग्रह करना, गणना करना, इनपुट देना। सवाल नंबर 20 का उत्तर बताएं, आपका राइट आंसर क्या है? चलिएगा, तो जो लोग यहाँ पर जा रहे हैं ऑप्शन नंबर बी पर, अस्थायी डेटा संग्रह करना, वो बिल्कुल यहाँ पर राइट हो जाएंगे। ऑप्शन नंबर बी आपका बिल्कुल यहाँ पर सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है, अगला सवाल ये रहा, निम्नलिखित में से आर्य समाज नामक सामाजिक धार्मिक सुधार आंदोलन की स्थापना जो है किस वर्ष स्वामी दयानंद सरस्वती के द्वारा की गई थी? सवाल नंबर 21 का आप लोग यहाँ पर आंसर बताएं। चलिएगा, तो आर्य समाज की स्थापना साथियों स्वामी दयानंद सरस्वती के द्वारा करी गई थी। कब? 1875 में। 1875 में। कहाँ पर? मुंबई में। ऑप्शन नंबर आप देखेंगे यहाँ पर जो ए विकल्प दिया है ये बिल्कुल आपका सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, अगला सवाल देखेंगे। सवाल नंबर 22 स्क्रीन पर है, उत्तर सब लोग करें। भारत से होकर गुजरने वाली कर्क रेखा निम्नलिखित में से कुल कितने भारतीय राज्यों से होकर गुजरती है? क्वेश्चन नंबर 22, और हमने कई बार आपको बताया भी है, इस क्वेश्चन को डिस्कस भी किया है, सबको पता भी होगा। एक बार आप लोग प्रयास कर सकते हैं उत्तर देने के लिए। चलिए भाई, आंसर देने का आप लोग यहाँ पर प्रयास करिएगा। राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा? तो जो लोग यहाँ पर जा रहे हैं 8 राज्यों पर, वो ऑप्शन नंबर सी पर, वो बिल्कुल राइट हो जाएंगे। कौन कौन से राज्य हैं? गुजरात है, राजस्थान है, मध्य प्रदेश है, छत्तीसगढ़ है, झारखंड है, पश्चिम बंगाल है, त्रिपुरा है और आपका मिजोरम। ये 8 राज्य हैं जहाँ से साथियों कर्क रेखा गुजरती है। ऑप्शन नंबर जो सी दिया है बिल्कुल आपका यहाँ पर राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, भारतीय संविधान की प्रस्तावना में धर्मनिरपेक्ष शब्द निम्नलिखित में से
किस संवैधानिक संशोधन के द्वारा जो है जोड़ा गया था। क्वेश्चन नंबर 23 का आप लोग उत्तर बता सकते हैं यहाँ पर। साथियों बहुत ही जल्द आपको पिछले साल का प्रश्न पत्र भी देखने को मिलेगा चैनल पर, यानी जो भी क्वेश्चन पूछे गए हैं पिछले वर्षों में, यूपी हो गया, बिहार हो गया, ठीक है, तो सारे क्वेश्चन जो है करवाए जाएंगे, आपको परेशान होने की आवश्यकता नहीं है। और जो भी लेवल का क्वेश्चन पेपर में बनेगा वो सारी चीज़ें करवाई जाएंगी, आपको परेशान बिल्कुल नहीं होना है, वो हमारी जिम्मेदारी है, ठीक है। सवाल नंबर 23 का उत्तर बताएं। तो यहाँ पर जो लोग जा रहे हैं 42वें संविधान संशोधन 1976 पर, वो बिल्कुल यहाँ पर करेक्ट हो जाएंगे। आपका ए ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। भारतीय संविधान की प्रस्तावना में जो है 42वें संविधान संशोधन 1976 के द्वारा जो है 3 शब्द जोड़े गए थे, आप जानते होंगे। आपका था धर्मनिरपेक्ष और अखंडता, और आपका क्या था भाई, एक था आपका समाजवादी, ठीक है। अगला सवाल देखें, ये रहा, कंप्यूटर प्रणाली में निम्नलिखित में से कौन सा उपकरण आउटपुट डिवाइस के रूप में कार्य करता है। बताइए इसमें से आपका राइट आंसर क्या है, आउटपुट डिवाइस कौन सा है। कीबोर्ड है, माउस है, मॉनिटर है, स्कैनर है। सवाल नंबर 24 का उत्तर आप लोग यहां पर कर सकते हो। चलिएगा सही आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पर सभी लोग बताएं, आपका राइट आंसर क्या है। जो लोग जा रहे हैं यहाँ पर भाई ऑप्शन नंबर सी पर, मॉनिटर पर, वो बिल्कुल राइट है। ये दोस्तों क्या है, ये जो है एक प्रकार की आउटपुट डिवाइस है। ऑप्शन नंबर जो सी दिया है बिल्कुल यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। सवाल नंबर नेक्स्ट है, जलियांवाला बाग हत्याकांड 1919 के समय पंजाब प्रांत का गवर्नर निम्नलिखित में से जो है कौन था। सवाल नंबर 25 का आप लोग यहाँ पर उत्तर दीजिएगा। राइट आंसर आपका क्या है बताएं। ये घटना साथियों आप जानते होंगे 13 अप्रैल 1919 को घटित हुई थी। कहाँ पर, अमृतसर में, पंजाब के जो है अमृतसर में, ठीक है। तो यहाँ पर जो लोग जा रहे हैं माइकल और डायर पर, वो बिल्कुल राइट हो जाएंगे। ऑप्शन नंबर बी आपका इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही आंसर है। अगला सवाल, भारत में स्थित विश्व का सबसे बड़ा डेल्टा निम्नलिखित में से कौन सा माना जाता है। 26 का उत्तर करिए यहाँ पर। चलिए, भारत में स्थित विश्व का सबसे बड़ा डेल्टा कौन सा माना जाता है, तो वो साथियों गंगा ब्रह्मपुत्र डेल्टा। ऑप्शन नंबर जो सी दिया है बिल्कुल आपका यहाँ पर सही आंसर हो जाएगा, ठीक है। अगला सवाल ये रहा, भारतीय संविधान के अनुसार लोकसभा का सदस्य बनने के लिए किसी व्यक्ति की न्यूनतम आयु निम्नलिखित में से कितनी निर्धारित की गई है। सवाल नंबर 27 का उत्तर बता दीजिए आप लोग। चलिए, राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा, आप लोग उत्तर कर सकते हो। जो लोग जा रहे हैं यहाँ पर 25 वर्ष, वो बिल्कुल राइट हो जाएंगे, ठीक है भाई। तो यहाँ पर आपका बी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। लोकसभा का सदस्य बनने के लिए न्यूनतम आयु कितनी होनी चाहिए, 25 ईयर होनी चाहिए। आपका बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। और राज्यसभा का सदस्य बनने के लिए 30 वर्ष आयु होनी चाहिए, कितनी, 30 वर्ष, ठीक है। अगला सवाल ये रहा, कंप्यूटर प्रणाली में सीपीयू यानी इसका जो फुल फॉर्म होता है साथियों, ये भी याद रखिए, पूछता है पेपर में, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट जो है सीपीयू का फुल फॉर्म होता है। तो यहाँ पर आपसे सवाल किया है कि कंप्यूटर प्रणाली में सीपीयू का वह भाग जो सभी कार्यों को नियंत्रित और निर्देशित करता है, उसे क्या कहा जाता है। सवाल नंबर 28 का उत्तर बताएं। चलिए, सही आंसर क्या हो जाएगा, आप लोग उत्तर दीजिएगा। जो लोग यहाँ पर जा रहे हैं कंट्रोल यूनिट पर, ऑप्शन नंबर बी पर, वो बिल्कुल यहाँ पर राइट हो जाएंगे, ठीक है। अगला सवाल ये रहा, भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के दौरान दिल्ली चलो का प्रसिद्ध नारा निम्नलिखित में से किस नेता के द्वारा दिया गया था। सवाल नंबर 29 का उत्तर बताइएगा। चलिए, दिल्ली चलो का नारा जो है किसके द्वारा दिया गया था। ऑप्शन इस प्रकार से दिए गए हैं। एक बार सभी लोग सेशन को लाइक कर दें, शेयर कर दें, और पूरी ऊर्जा के साथ क्लास में आप लोग बने रहिएगा। डेली इस क्लास को अटेंड करें, सुबह 11:30 बजे इंपॉर्टेंट सेशन होता है। पिछले साल का पेपर देखेंगे साथियों, इसी आधार पर सवाल पूछे गए हैं। तो जो लोग जा रहे हैं सुभाष चंद्र बोस, ऑप्शन नंबर ए पर, वो बिल्कुल राइट हो जाएंगे, ठीक है। दिल्ली चलो का प्रसिद्ध नारा जो है किसके द्वारा दिया गया, सुभाष चंद्र बोस जी के द्वारा। ए विकल्प आपका बिल्कुल यहाँ पर सही आंसर होगा। अगला सवाल, भारत में पाई जाने वाली काली मिट्टी निम्नलिखित में से जो है किस फसल की खेती के लिए प्रसिद्ध है। ब्लैक सॉइल बताएं, गेहूं, चावल, कपास, गन्ना। क्वेश्चन नंबर 30 का उत्तर कर सकते हैं आप लोग। चलिए, यहाँ पर आपका सही आंसर क्या हो जाएगा, आप लोग बताएं। जो लोग जा रहे हैं यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी पर, वो बिल्कुल राइट हो जाएंगे। काली मिट्टी आप जानते हैं साथ ही इसे ब्लैक सॉइल कहा जाता है, और इसे रेगुर मृदा के नाम से जानते हैं, और ये कपास की खेती के लिए अच्छी मानी गई है। ऑप्शन नंबर जो सी दिया है बिल्कुल आपका यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। अगला सवाल, भारतीय संविधान की 7वीं अनुसूची के अंतर्गत शासन की शक्तियों के वितरण के लिए कुल कितनी सूचियों का प्रावधान किया गया है। क्वेश्चन नंबर 31 का उत्तर आप लोग यहाँ पर कर सकते हैं।
3, 5, 7, 9 4 ऑप्शन आपके सामने दिए गए, उत्तर बताएं आपका राइट आंसर यहाँ पर क्या हो जाएगा। भारतीय संविधान की 7वीं अनुसूची के अंतर्गत शासन की शक्तियों के वितरण के लिए कुल कितनी सूचियों का प्रावधान किया गया है? 3 प्रकार की सूचियों का प्रावधान किया गया है। पहली है आपकी संघ सूची, दूसरी है आपकी राज्य सूची, तीसरी है आपकी समवर्ती सूची। तो याद रखें आप लोग, जो लोग जा रहे हैं ए ऑप्शन पर वो बिल्कुल यहाँ पर राइट हो जाएंगे। अगला सवाल ये रहा, कंप्यूटर में पाया जाने वाला कंप्यूटर वायरस निम्नलिखित में से किस प्रकार का प्रोग्राम माना जाता है? उपयोगी प्रोग्राम, हानिकारक प्रोग्राम, इनपुट प्रोग्राम, ओवर रेटिंग, ऑपरेटिंग, यहाँ पर दिया है ऑपरेटिंग प्रोग्राम। बताएं। सवाल नंबर 32 का आंसर बता सकते हैं आप लोग। कंप्यूटर में पाए जाने वाला कंप्यूटर वायरस निम्नलिखित में से किस प्रकार का प्रोग्राम माना जाता है? तो ये साथियों हानिकारक प्रोग्राम माना जाता है। क्या भाई? हानिकारक प्रोग्राम माना जाता है। आपका जो सेकंड ऑप्शन दिया है ये बिल्कुल आपका राइट आंसर है। वेदों की ओर लौटो, बैक टू द वेदास का प्रसिद्ध नारा निम्नलिखित में से किस समाज सुधारक द्वारा दिया गया था? 33 का उत्तर बताएं। चलिए, राइट आंसर क्या हो जाएगा आप लोग बता सकते हैं। वेदों की ओर लौटो का नारा जो है स्वामी दयानंद सरस्वती के द्वारा दिया गया। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है भाई, और इनके द्वारा आप जानते होंगे साथियों आर्य समाज की स्थापना भी करी गई थी। ठीक है, आर्य समाज की स्थापना भी करी गई थी। ठीक है, अगला सवाल देखिए, ये रहा, भारत की प्राचीन पर्वतमालाओं में से एक अरावली पर्वतमाला मुख्यतः निम्नलिखित में से किस दिशा में फैली हुई है? 34 का उत्तर आप लोग यहाँ पर कर सकते हैं, बताइएगा। राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा बताएं। भारत की जो है प्राचीन पर्वतमालाओं में से एक अरावली पर्वतमाला मुख्यतः निम्नलिखित में से किस दिशा में फैली हुई है? तो जो भी साथी यहाँ पर जा रहे हैं उत्तर पूर्व से दक्षिण पश्चिम में, वो बिल्कुल राइट हो जाएंगे। ऑप्शन नंबर बी आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। और साथियों अरावली पर्वतमाला जो है भारत की सबसे प्राचीन पर्वतमाला है, ये भी पॉइंट आप लोग ध्यान रखें। ठीक है, आगे बढ़ें, अगला सवाल देखेंगे। ये रहा, भारतीय संविधान के अनुसार किस राज्य के राज्यपाल की नियुक्ति निम्नलिखित में से जो है कौन करता है? यानी किसी राज्य के राज्यपाल की नियुक्ति किसके द्वारा की जाती है? प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति, संसद, मुख्यमंत्री। सवाल नंबर 35 का आप लोग यहाँ पर आंसर कर सकते हो, बता सकते हो। चलिए, तो जो लोग यहाँ पर जा रहे हैं राष्ट्रपति पर, ऑप्शन नंबर सेकंड पर, वो बिल्कुल राइट हो जाएंगे। ऑप्शन नंबर बी आपका बिल्कुल यहाँ पर सही उत्तर होगा। ठीक है, बी ऑप्शन बिल्कुल आपका यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल, कंप्यूटर में प्रयुक्त MS वर्ड निम्नलिखित में से जो है किस प्रकार का सॉफ्टवेयर माना जाता है? क्वेश्चन नंबर 36 दिया है, उसका उत्तर आप लोग कर सकते हैं। राइट आंसर क्या है बता सकते हैं। चलिए, कंप्यूटर में प्रयुक्त MS वर्ड निम्नलिखित में से किस प्रकार का सॉफ्टवेयर माना जाता है? तो ये साथियों आपका जो है एक वर्ड प्रोसेसर होता है। ऑप्शन नंबर जो बी दिया है बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पर बी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। MS वर्ड साथियों एक वर्ड प्रोसेसिंग सॉफ्टवेयर होता है। ठीक है, और इसका उपयोग जो है दस्तावेज बनाने और संपादित करने के लिए किया जाता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल ये देखिएगा, महात्मा गांधी द्वारा किया गया प्रसिद्ध दांडी मार्च निम्नलिखित में से जो है किस आंदोलन से संबंधित था? 37 का उत्तर बताएं। चलिएगा, महात्मा गांधी द्वारा किया गया प्रसिद्ध दांडी मार्च निम्नलिखित में से किस आंदोलन से संबंधित था? वो था साथियों आपका सविनय अवज्ञा आंदोलन से रिलेटेड था। ऑप्शन नंबर जो बी दिया है इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही आंसर होगा। ठीक है, अगला सवाल ये रहा, भारत का सबसे ऊंचा जलप्रपात निम्नलिखित में से कौन सा माना जाता है? 38 का उत्तर आप लोग यहाँ पर करिएगा। जो लोग टेलीग्राम चैनल से अभी तक नहीं जुड़े हैं जुड़ जाइएगा, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको लिंक भी देखने को मिल जाएगा। ठीक है, तो सवाल नंबर 38 का उत्तर बताएं यहाँ पर सही आंसर क्या है। और जो लोग अभी तक चैनल से नहीं जुड़े हैं जुड़ जाइएगा, सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा, जिससे आने वाली क्लासेस का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। ठीक है, तो यहाँ पर आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? कुंचिकल जलप्रपात जो है साथियों ये भारत का सबसे ऊंचा जलप्रपात है। ऑप्शन नंबर बी आपका यहाँ पर बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। और ये कहाँ पर स्थित है साथियों? यह जो है आपका कर्नाटक में स्थित है। कहाँ पर? कर्नाटक में है। किस नदी पर? वराही नदी पर स्थित है। कहाँ पर? वराही नदी पर। तो ऑप्शन नंबर बी आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। और इसकी लगभग ऊंचाई जो है लगभग 455 मीटर इसकी लगभग ऊंचाई है। ठीक है, अगला सवाल, भारतीय संविधान के अनुसार भारत के राष्ट्रपति पद के लिए किसी व्यक्ति की न्यूनतम आयु कितनी निर्धारित की गई है? सवाल नंबर 39 का आंसर बताएं आप लोग। चलिए, सही उत्तर क्या हो जाएगा आप लोग बताएं। जो लोग जा रहे हैं 35 ईयर पर, ऑप्शन नंबर सेकंड पर, वो बिल्कुल यहाँ पर राइट हो जाएंगे। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट है। इंटरनेट के संदर्भ में प्रयुक्त संक्षिप्त रूप www का पूर्ण रूप निम्नलिखित में से क्या होता है? ये सवाल पेपर में पूछा जा चुका है, उत्तर दीजिएगा आप लोग। चलिए, कंप्यूटर से भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं,
आप लोग उत्तर दीजिएगा। 2 से 3 सवाल पेपर में बन जाते हैं कभी कभी, तो आप लोग आंसर बताएं यहाँ पर। तो आप देखेंगे साथियों, ये जो www का फुल फॉर्म होता है, जो लोग यहाँ पर जा रहे हैं ऑप्शन नंबर बी पर, वर्ल्ड वाइड वेब पर, वो बिल्कुल राइट है। ऑप्शन नंबर बी आपका यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगला सवाल ये रहा, भारतीय इतिहास में प्रसिद्ध बक्सर का युद्ध निम्नलिखित में से किस वर्ष लड़ा गया था? 41 का आप लोग उत्तर बताएं यहाँ पर। चलिए, लास्ट में स्कोर आप लोग जरूर बताइएगा दोस्तों। बक्सर का युद्ध निम्नलिखित में से किस वर्ष लड़ा गया था? सवाल नंबर 41 का राइट आंसर क्या है? 1764 में। ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर यहाँ पर हो जाएगा। अगला सवाल, मानसून शब्द की उत्पत्ति निम्नलिखित में से किस भाषा से मानी जाती है? सवाल नंबर 42 का उत्तर बताइए। चलिएगा, मानसून शब्द की उत्पत्ति जो है किस भाषा से मानी जाती है? अरबी, फारसी, लैटिन, संस्कृत। सवाल नंबर 42 दिया है, आप लोग यहाँ पर उत्तर कर सकते हैं। राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो जो लोग यहाँ पर जा रहे हैं अरबी पर, ए ऑप्शन पर, वो बिल्कुल राइट है, इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखें आप लोग। अगला सवाल, भारतीय संविधान का अंतिम संरक्षक तथा उसकी व्याख्या करने वाली सर्वोच्च संस्था निम्नलिखित में से किसे माना जाता है? सवाल नंबर 43 का उत्तर बताएं। कल की क्लास में हमने जो है पॉलिटी के साथियों 100 क्वेश्चंस को कवर किया था। अगर आपने वो क्लास की होगी तो इस क्वेश्चन का आंसर आप लोग आसानी से कर पाएंगे। ठीक है, तो पॉलिटी का कल साथियों आपको एक क्लास प्रोवाइड किया गया था, कल था संडे, तो 100 प्रश्नों को कवर किया गया था। उस क्लास को आप लोग जरूर कर लीजिएगा। अगर आप लोग वो क्लास करते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट वहाँ पर जो है क्वेश्चंस को कवर किया गया है। भारतीय संविधान का जो है संरक्षक तथा उसकी व्याख्या करने वाली सर्वोच्च संस्था जो है वो है सर्वोच्च न्यायालय। ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर है। कंप्यूटर नेटवर्क और इंटरनेट के संदर्भ में IP एड्रेस मुख्यतः निम्नलिखित में से किससे संबंधित होता है? सवाल नंबर 44 का उत्तर आप लोग बताएं। इंटरनेट पहचान से, सॉफ्टवेयर से, प्रिंटर से, हार्डवेयर से। सवाल नंबर 44 का उत्तर आप लोग बताइएगा। चलिएगा, यहाँ पर आपका सही आंसर क्या है? जो लोग बता रहे हैं इंटरनेट पहचान, ऑप्शन नंबर ए पर जा रहे हैं, बिल्कुल राइट है। साइमन कमीशन भारत में संवैधानिक सुधारों की समीक्षा के उद्देश्य से निम्नलिखित में से किस वर्ष आया था? सवाल नंबर यहाँ पर दिया है आपके सामने 45, इसका उत्तर सबका आना चाहिए, आप लोग बता दीजिएगा। यहाँ पर साइमन कमीशन भारत कब आया था, बताइए। यहाँ पर आपका राइट आंसर क्या है? जो लोग जा रहे हैं भाई 1927 पर, ऑप्शन नंबर ए पर जो लोग जा रहे हैं वो बिल्कुल यहाँ पर राइट हो जाएंगे। अगला सवाल, वर्तमान समय में भारत का सबसे लंबा राष्ट्रीय राजमार्ग निम्नलिखित में से जो है कौन सा माना जाता है, बताएं। सवाल नंबर 46 का उत्तर आप लोग कर सकते हैं। यहाँ पर आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? देखिएगा साथियों, जो सबसे लंबा राष्ट्रीय राजमार्ग है वो है NH7। क्या NH7 पहले कहा जाता था, लेकिन अब क्या भाई NH44 हो गया इसका नाम बदलकर। ऑप्शन नंबर बी आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, कहाँ से कहाँ तक है? श्रीनगर से कन्याकुमारी तक है ये राष्ट्रीय राजमार्ग। ठीक है, NH44। अगला सवाल, भारतीय संसद के दोनों सदनों लोकसभा और राज्यसभा का संयुक्त अधिवेशन निम्नलिखित में से कौन बुलाता है? 47 का उत्तर बताएं। चलिए साथियों, परीक्षा तक आते आते बहुत सारे क्वेश्चन आपको बिल्कुल रट जाएंगे। ठीक है, तो आप लोग डेली इस क्लास को किया करिएगा। 47 का उत्तर बता दीजिए आप लोग। जो लोग जा रहे हैं राष्ट्रपति पर, ऑप्शन नंबर सी पर, वो बिल्कुल राइट हो जाएंगे। ठीक है, तो संसद के दोनों सदनों के संयुक्त अधिवेशन की अध्यक्षता जो है कौन बुलाता है? ध्यान रखिएगा, राष्ट्रपति के द्वारा बुलाई जाती है। ठीक है, आपसे सीधा सवाल पूछेगा कि भारतीय संसद के दोनों सदनों का संयुक्त अधिवेशन किसके द्वारा बुलाया जाता है? ध्यान रखें, राष्ट्रपति। अगला सवाल, कंप्यूटर में किसी टेक्स्ट का फाइल को कॉपी करने के लिए समानांतर निम्नलिखित में से कौन सा कीबोर्ड शॉर्टकट प्रयोग किया जाता है? यानी किसी भी चीज़ को कॉपी करने के लिए कंप्यूटर में किस शॉर्टकट की का प्रयोग किया जाता है, आपको बताना है। चलिए, सही आंसर क्या हो जाएगा आप लोग यहाँ पर बताएं। तो आप जानते होंगे साथियों, ऑप्शन नंबर आपका ए बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। Ctrl+C कंप्यूटर के कीबोर्ड में दबाएंगे तो क्या हो जाएगा भाई? ये कॉपी हो जाएगा। किसी भी चीज़ को आप कॉपी कर सकते हैं। पेस्ट के लिए Ctrl+V आपको सेलेक्ट करना होता है। ठीक है, अगला सवाल देखें, मौर्य सम्राट अशोक ने निम्नलिखित में से किस युद्ध के बाद बौद्ध धर्म को अपनाया था? सवाल नंबर 49। कलिंग युद्ध, पानीपत युद्ध, प्लासी का युद्ध, बक्सर का युद्ध। यहाँ पर आप लोग बक्सर के युद्ध के बारे में अगर आपको जानकारी होगी तो मैं आपसे सवाल पूछता हूँ, बताइएगा कि बक्सर का युद्ध कब हुआ था, प्लासी का युद्ध कब हुआ था और पानीपत का युद्ध कब कब हुआ था? आप लोग इसको बताएंगे। और कलिंग युद्ध यहाँ पर आइए, ऑप्शन आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। मौर्य सम्राट अशोक ने निम्नलिखित में से किस युद्ध के बाद बौद्ध धर्म को अपनाया था? कलिंग युद्ध। और कलिंग युद्ध कब हुआ था ये भी याद रखें, इंपॉर्टेंट है, 261 में। कब साथियों? 261 ईसा पूर्व में जो है कलिंग युद्ध हुआ था। ठीक है,
तो भारत की सबसे लंबी नदी निम्नलिखित में से कौन सी मानी जाती है? आप लोग बताएं कौन सी नदी है और उसकी लंबाई कितनी है, ये भी पॉइंट आप लोग ज़रूर बताइएगा। और ये नदी कहाँ से निकलती है, कहाँ से इसका उद्गम होता है, ये सारे पॉइंट्स का आंसर आप लोग करेंगे। देखते हैं ऐसे कितने दोस्त हैं जिनका आंसर बिल्कुल यहाँ पर सही आता है। ठीक है, तो ये क्लास आपको कैसी लगती है सुबह 11:30 बजे वाली, आप लोग ज़रूर कमेंट बॉक्स में बताएं। ठीक है, तो यहाँ पर दोस्तों सेलेक्टेड क्वेश्चन से ही कवर किए जा रहे हैं, इस बात को आप लोग विशेष तौर पर ध्यान रखिएगा। ठीक है, तो एक बार सभी लोग सेशन को लाइक कर दें, शेयर कर दें अपने सभी दोस्तों के पास। जो लोग अभी तक टेलीग्राम चैनल से नहीं जुड़े हैं, जुड़ जाइएगा। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको लिंक देखने को मिल जाएगा। ठीक है, अगर आपका कोई डाउट होता है 9415768259 पर हमें व्हाट्सअप भी कर सकते हैं। ठीक है, चलिए साथियों, मिलते हैं आपसे अगली क्लास में। शुक्रिया, जय हिंद, जय भारत।